तो हम लोग का चल रहा था कि कैलकुलस को हम लोगों को देखना था काइनेमेटिक्स में कैलकुलस का क्या यूज है। देखिए काइनेमेटिक्स में ही नहीं, इन जनरल अगर फिजिक्स का बात किया जाए तो कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है पूरे फिजिक्स का स्टडी के लिए। कि ऐसे भी क्या बोला जाता है कि मैथमेटिक्स क्या है अपना, मैथमेटिक्स जो है अपना लैंग्वेज है फिजिक्स का, कि मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जैसे हम लोग हिंदी इंग्लिश बांग्ला जो भी भाषा है अगर उसमें बात करते हैं तो मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स का लैंग्वेज है, कि फिजिक्स उसी भाषा में बात करता है। तो मैथमेटिक्स में ज्यादातर पूरा जीवन जो चलता है मैथमेटिक्स में वो y और x में चलता है। यहां पे क्या बोला जाता है कि y इज फंक्शन ऑफ x। कहने का मतलब क्या है कि y का वैल्यू किसके द्वारा डिटरमाइन होगा, तो x के द्वारा डिटरमाइन होगा। तो यहां पे देख लीजिए y इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, ऐसा हो सकता है, या y इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, ऐसा हो सकता है कि x का पावर 2 हो, में भी किसी एक्सप्रेशन में x का पावर 3 हो, तो ये ऐसा हो गया। हम लोग फिजिक्स में इसी का क्या होता है कि फिजिक्स में टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। तो फिजिक्स के दुनिया में क्या माना जाता है कि बॉडी का पोजीशन जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे बॉडी का पोजीशन बदल रहा है। तो बाद में इसी को एस या एक्स लिख देंगे और बोलेंगे कि बॉडी का पोजीशन जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 3 है और एक्सेलरेशन 2 के बराबर है। अगर हम बोले कि बताइए s के लिए, तो आप लिखोगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u का मतलब 3 इंटू टी, हाफ ए टी का मतलब 2 इंटू टी का स्क्वायर। देखिए बॉडी का पोजीशन टाइम पे डिपेंड करता है, तो सही तो बात है, बॉडी का पोजीशन यहाँ पे देखिए। अब टाइम का वैल्यू, फंक्शन का मतलब यही होता है, x का वैल्यू पुट करते जाओ y मिलते जाएगा। तो बॉडी का पोजीशन जो है वो टाइम पे डिपेंड कर सकता है। बॉडी का पोजीशन ही क्यों, बॉडी का वेलोसिटी जो है वो भी टाइम पे डिपेंड कर सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, मान लीजिए कहीं पे, तो u और a का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। अगर यहाँ पे u और a का वैल्यू पुट करोगे तो फिर से देखिए बॉडी का वेलोसिटी जो है वो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, कि t का वैल्यू v को डिटरमाइन करता है। उसी तरीके से हो सकता है कि बॉडी का एक्सेलरेशन या तो कांस्टेंट हो, या तो कांस्टेंट हो, या वो भी टाइम पे डिपेंड करे। तो जैसे फिजिक्स में ये ही नहीं है, बाद में मान लीजिए पढ़ेंगे तो बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो भी टाइम पे डिपेंड करने वाला है। +2 का आप एग्जाम दिए हैं, आप बोलते थे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो फैराडे लॉ पे पढ़ते थे वो भी टाइम पे डिपेंड कर सकता है। कहीं पे बॉडी का पावर, मोमेंटम, एनर्जी, तो सब कुछ जो है इसीलिए बोला गया कि फिजिक्स में बहुत वेरिएबल है। जो मैथ है वो तो y और x में चला जाएगा। फिजिक्स में कभी पोजीशन टाइम पे डिपेंड करेगा, कभी वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करेगा, कभी एक्सेलरेशन, कभी फोर्स, कभी फ्लक्स, सब कुछ क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ टाइम हो सकता है। पहला बात तो ये पता चला। अब देखो फंक्शन होने का बहुत सारा तरीका होता है, उसमें सबसे बेसिक समझने का हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे बेसिक में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्या है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे कि डिफरेंशिएशन का क्या यूज हो सकता है मोशन में। तो देखिए दुनिया में अगर कोई भी सीधा रेखा है, दुनिया में कोई भी सीधा रेखा है तो इसका इक्वेशन लिखा जा सकता है। मैथमेटिक्स का दुनिया y और x पे ही डिपेंड करता है। तो जो भी कोई लाइन है वो x एक्सिस से जो एंगल बना रहा होता है उसी को हम लोग m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बोलते हैं।
स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या हुआ? स्लोप ऑफ लाइन का मतलब हुआ एंगल विथ एक्स एक्सिस, ये किसी लाइन का स्लोप कहलाता है। यहां पे जो थीटा है वो, कोई लाइन जो है वाई एक्सिस को कहां पे काटा है तो सी को क्या बोला जाता है? तो सी को बोला जाता है इंटरसेप्ट। कि ये क्या है? ये इस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट है। और लाइन का इक्वेशन जो लिखा जाता है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसके बराबर। कि ये स्ट्रेट लाइन का क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमको पता चला कि ये एक लाइन है, ये कितना एंगल बना रहा है, तो ये यहां पे हमको पता चला 45 डिग्री एंगल बना रहा है। किसी ने बताया कि ये जो काटा है वो 1 cm दूर जाके काटा है, तो m इक्वल टू देखिए किसके बराबर? tan थीटा के बराबर। तो स्लोप कितना के बराबर? tan 45 1 के बराबर। इंटरसेप्ट c कितना के बराबर? वो भी 1 के बराबर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे तो वो एम एक्स प्लस 1 इसके बराबर। एम एक्स प्लस सी ही से शुरू करते हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इसके बराबर। ये देखिए ये आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल गया। तो स्ट्रेट लाइन का एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ये तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स में इसका क्या यूज होगा? अगर मान लीजिए कहीं पे कोई लाइन है, किसी ने बताया कि भाई ये जो लाइन है ये ऐसे जा रहा है और यहां पे ये 60 डिग्री बनाया है, तो यहां से अब स्लोप निकालना बहुत आसान हो गया। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका टेंजेंट, उसका tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री मतलब √3 क्या हो गया? स्लोप के बराबर। मान लीजिए किसी ने कहा इंटरसेप्ट 2 के बराबर है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? एम एक्स प्लस सी। तो एम एक्स प्लस सी अगर अब की बार करेंगे तो y इक्वल टू देखिए किसके बराबर आएगा? √3x प्लस सी इसके बराबर, या सी का वैल्यू जो भी है 2 उसको पुट कर दीजिए, तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ। अब से ये बात को भूल जाना है। देखिए y को आपने देखा, यहां पे क्या देखा पहला में कि y का पावर 1 जो है वो अगर x के पावर 1 पे डिपेंड करना शुरू कर दे तो ऐसे वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। जब कभी भी y का पावर x के पावर 1 पे डिपेंड करने लगे, y और x कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर कहीं पे कोई बोल दिया कि बॉडी के पोजीशन का इक्वेशन है s इक्वल टू टी, कहने का मतलब ये हो गया कि ये वाला देखिए बॉडी का पोजीशन जो है वो कैसा होना चाहिए? ग्राफ s वर्सेस t का ग्राफ ऐसा होना चाहिए। कहीं पे कोई बोल रहा है बॉडी का पोजीशन है t+2, देखो इन दोनों ग्राफ में बेसिक क्या अंतर है इसको समझना है कि इन दोनों ग्राफ में जो बेसिक अंतर है, इसके लिए ग्राफ बना तो ऐसा, इसके लिए ग्राफ ऐसा इसीलिए बना है कि देखो t इक्वल टू 0 पे s इक्वल टू 0 है, इसीलिए ये ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है। इसके लिए देखिए t इक्वल टू 0 पे s इक्वल टू 2 है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है। लेकिन t इक्वल टू 0 पे s का वैल्यू देखिए 2 के बराबर है, तो कौन सा स्ट्रेट लाइन यही पे तय हो गया। दुनिया में पोजीशन ही क्यों, अगर मेरे को किसी दिन पता चला फोर्स इक्वल टू t+2 है, मतलब ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर इस साइड इसीलिए बोले y और x जनरल क्वांटिटीज है, अगर y का पावर 1 x के पावर 1 पे डिपेंड करे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। कब ओरिजिन से पास करेगा? तब ओरिजिन से पास करेगा, ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए t इक्वल टू 0 पे f इक्वल टू 2 है, तो यहां पे एक कांस्टेंट आ गया, तो ये ओरिजिन से नहीं जाएगा। पहला बात ये है। कोई बोले इसका स्लोप बताओ,
तो t के बगल में जो है, x के बगल में जो है वो स्लोप है, t के बगल में जो है वो स्लोप है, तो पहला क्या हुआ, y का क्वांटिटी x के पावर 1 पे डिपेंड करेगा, तो ऐसे ग्राफ को स्ट्रेट लाइन बोला जाएगा। ये फर्स्ट है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम लोगों को क्या देखना है कि आगे एक और को खाली याद रख लीजिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि y हमेशा 1 पावर पे ही डिपेंड क्यों करे, हो सकता है सबसे बड़ा पावर जो हो वो 2 हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने प्रॉब्लम में s इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t ऐसे रहे, तो अगर सबसे बड़ा पावर 2 है कि y नाम का कोई क्वांटिटी, y और x कुछ भी हो सकता है, यही बोल रहे हैं कि y की जगह पोजीशन, x की जगह टाइम, y की जगह फोर्स, x की जगह क्या हो जाए, टाइम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि y नाम का एक व्यक्ति अगर x के पावर 2 पे डिपेंड करे, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे को बोला जाता है पैराबोला। कि ये वाला ग्राफ जो होगा जिसमें पावर 2 पे डिपेंड करे। सबसे स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं कि y इक्वल टू, मान लो कहीं एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जनरल टर्म में आते हैं, तो इसका जो ग्राफ बनता है ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। यही बात बोला गया, y इक्वल टू एक्स, हाँ y का पावर x के पावर 1 पे डिपेंड करता है। इसका ग्राफ बनाइए, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ओरिजिन से पास होता हुआ ये y इक्वल टू x है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब पावर 2 हो गया। तो यहां पे देखिए ये वाला ग्राफ जो होगा वो कहां से पास कर रहा है, वो ओरिजिन से पास कर रहा है, लेकिन ये ऐसा हो गया। अब यहां पे अगर मान लो स्लोप चाहिए, इस जगह पे स्लोप चाहिए, तो स्लोप निकालोगे कैसे, ये कोई स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। अगर मान लीजिए तो ऐसे में स्लोप निकालना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ऐसे में स्लोप निकालना होता है। यहां पे स्लोप का मतलब होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, कि टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और उसका स्लोप निकालिए। ये यहां पे आपको क्या देगा, ये यहां पे आपको दे देगा कि स्लोप क्या होना चाहिए। तो यहां पे पहला इक्वेशन जो था वो कौन सा था, स्ट्रेट लाइन था। तो स्ट्रेट लाइन में आपने क्या देखा कि y का पावर 1 x का पावर 1 हो गया। यहां पे y का पावर x के ज्यादा पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये पैराबोला होगा। ये आपको एग्जाम में रिपीटेडली जरूरत पड़ते रहेगा इन 2 साल के फिजिक्स में। चलिए इससे आगे अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि इससे आगे क्या होता है। हम लोगों के पास एक टूल ऑफ डिफरेंशिएशन है जिसके जरिए हम लोग निकाल सकते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, कोई चीज किस रेट से बदल रहा है। जैसे मान लो अगर हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, पोजीशन हर सेकंड 3 मीटर से बदल रहा है, पोजीशन हमेशा बदल रहा है। उसके रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, उसके रेट ऑफ चेंज का मतलब है 3 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए मेरे पास एक चॉकलेट मेकिंग का मशीन है, वो चॉकलेट मेकिंग मशीन हर सेकंड में 4 चॉकलेट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चॉकलेट क्या है, 4 चॉकलेट पर सेकंड। तो रेट ऑफ चेंज यही बात बताता है। तो रेट ऑफ चेंज हम लोगों को कहां से मिलता है, किसी भी क्वांटिटी को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट द क्वांटिटी, अगर उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसका हमको रेट ऑफ चेंज मिल जाता है। अगर y नाम का कोई क्वांटिटी है, वो फंक्शन ऑफ x है, तो अगर मुझे रेट ऑफ चेंज चाहिए तो रेट ऑफ चेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx करना पड़ेगा। इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज का मतलब हुआ क्या, dy बाई dx करके आप निकाल लोगे। ठीक है, यहां तक का बात लगभग जानते ही होंगे। अब इसको हम लोग यहां लाते हैं तो देखिए आपके पास जो बात पहले बोला गया था कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, तो अगर वेलोसिटी निकालना है तो क्या बोला जाता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ
पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, कि इसी को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। मान लीजिए कहीं पे हमको दिया हुआ है कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कि एस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज नोन, तो यहां पे अगर वेलोसिटी निकालना है तो बस ds बाई डी टी कीजिए और आपको यहां पे वेलोसिटी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहीं पे पता है कि बॉडी का पोजीशन जो है वो टाइम पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, तो बॉडी का वेलोसिटी निकालने के लिए बस ds बाई डी टी कीजिए। तो इतना डिफरेंशिएशन आई होप सभी लोग जानते होंगे कि टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, 2 प्लस टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है। देखिए आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। कि डिफरेंशिएशन का एक मतलब ये हुआ। दूसरा क्या मतलब होता है कि dy बाई dx का क्या मतलब होता है? दूसरा dy बाई dx का मतलब होता है, दूसरा मीनिंग, पहला मीनिंग तो वो है, दूसरा मीनिंग होता है स्लोप ऑफ क्या? स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ, कि वाई एक्स ग्राफ का जो स्लोप होता है वही रेट ऑफ चेंज होता है। तो यहां से वेलोसिटी किसको डिफरेंशिएट करके आया है? पोजीशन को। तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी हमेशा होगा स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, कि जो एस टी ग्राफ का स्लोप होगा, जिसको एक्स टी ग्राफ भी बोलते हैं, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपका वेलोसिटी होगा। तो यहां से एक ही बात को आपको याद रखना है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या? डिफरेंशिएशन का मतलब रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या? डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप ऑफ ग्राफ। मैथमेटिक्स पॉइंट से आपको यही दो बातों को याद रखना है। चलिए अगले को डिफाइन करके और ज्यादा इसके इंपोर्टेंस को समझते हैं। तो पहला बात क्या था? बॉडी का पोजीशन बदल सकता है। उस पोजीशन के बदलने के चेंज को, रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये हमको मिला ds बाई डी टी करके। तो बॉडी का पोजीशन ही क्यों, बॉडी का तो वेलोसिटी भी बदल सकता है। जो गाड़ी आज 0 पे है, थोड़े देर बाद 60 किलोमीटर से मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि वेलोसिटी किस रेट से बदलता है। जैसे मान लीजिए किसी दिन हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये बात पता है, तो एक्सेलरेशन निकालना है तो पहला बात ये याद रखना है कि एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। कहने का मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। और डिफरेंशिएशन का दो मीनिंग है, एक रेट ऑफ चेंज, तो दूसरा क्या है? तो दूसरा है हम लोगों का स्लोप ऑफ क्या? एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो होगा वो क्या होगा? वो आपका एक्सेलरेशन होगा। देखो रेट ऑफ चेंज कोई एक्सक्लूसिव चीज नहीं है इसी चैप्टर के लिए, वो फिजिक्स में हर जगह वैलिड है। जैसे न्यूटन का जो सेकंड नियम है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। फोर्स इक्वल टू डीपी बाई डी टी होता है। सिमिलरली आपने पढ़ा होगा अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि जो ईएमएफ होता है इंड्यूस, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। तो कोई भी किसी का भी रेट ऑफ चेंज हो सकता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर बोलते हैं। तो यही बात बोल रहे हैं, जैसे कि उधर पढ़ते हैं तो ओमेगा इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड। तो कहीं भी जहां पे कोई चीज बदल रहा है
तो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, कि किसी को डिफरेंशिएट करके उसका रेट ऑफ चेंज निकाला जा सकता है। तो डिफरेंशिएशन का एक मतलब है रेट ऑफ चेंज डीवी बाई डी टी, दूसरा मतलब है स्लोप। तो ये सब जगह वैलिड है, वो बात बोले। अब यहां के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइन में लिखते हैं, देखिए ये है आपका पोजीशन। अगर बॉडी का पोजीशन का इक्वेशन पता है तो पोजीशन का रेट ऑफ चेंज होता है क्या, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, वो होता है एक्सेलरेशन, कि वेलोसिटी किस रेट से बदल रहा है। तो अगर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, तो इसीलिए वेलोसिटी ds बाई डी टी होगा। एक बार अगर वेलोसिटी पता है तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं dv बाई डी टी करके। यहां पे इसके अलावा क्या बात है कि सिर्फ रेट ऑफ चेंज ही नहीं, वेलोसिटी कोई बोले तो कहीं भी स्लोप ऑफ st ग्राफ, एक्सेलरेशन कोई बोले तो कहीं भी क्या होगा, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, ये ऐसा होगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यहां नहीं, जहां कहीं रेट ऑफ चेंज मिल जाए उसका दो ही मतलब है, डिफरेंशिएट करो या स्लोप ऑफ ग्राफ इसके बराबर होगा। चलिए इतना डाटा पे डिफरेंशिएशन साइड से समझे हैं, इसी के ऊपर पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर इंटीग्रेशन साइड देखेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या बोला जा रहा है कि इफ द पोजीशन of a body depends on time as s इक्वल टू, तो कभी उसको एक्स एस भी बोल दिया जाता है, कभी एस भी, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, देन कैलकुलेट द velocity and acceleration at t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल है, बस बेसिक बात को समझाने के लिए है जो अभी अभी आपको बताया गया है उसको, कि देखिए दुनिया में कहीं पे भी कोई बॉडी अगर मोशन कर रहा है तो बॉडी का जो पोजीशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, तो बॉडी का जो पोजीशन है वो s इस तरीके से डिपेंड कर सकता है टाइम के ऊपर, तो टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इसके बराबर। कहने का मतलब ये है कि यहां पे आप t का वैल्यू पुट करते जाइए, अलग अलग समय पे बॉडी का पोजीशन मिल जाएगा कि 0 पे कहां है, 1 पे कहां है, 2 पे कहां है, 3 पे कहां है, यही कहने का मतलब हुआ। फिर सबसे पहले वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है, तो वेलोसिटी v इक्वल टू ds बाई डी टी ऐसा होता है। अगर पहले से याद है तो बहुत अच्छा, नहीं तो t टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है वो n इंटू टी टू दी पावर n माइनस 1 इसके बराबर, कि ऊपर का पावर को पीछे भेज के एक घटा दिया जाता है। तो कहीं पे भी t क्यूब है तो 3 इंटू क्या होना चाहिए, t स्क्वायर बचना चाहिए, अगला में 6t बचना चाहिए, प्लस लास्ट में क्या बचना चाहिए, प्लस लास्ट में यहां पे 2 के बराबर। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल चुका है। अब देखिए अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ए इक्वल टू देखिए डीवी बाई डी टी होना चाहिए, तो 3t स्क्वायर, तो 3 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 6t, तो यहां पे देखिए 6t नहीं बचेगा, 6t में t का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना जी, तो 6 बच गया। यहां पे देखिए 6t प्लस 6 आ गया, दोनों का दोनों मिल चुका है। अब मुझे कहां पे निकालने के लिए बोला है, ये जो वेलोसिटी है पुट करते जाओ, जहां चाहिए वहां मिल जाएगा। तो हमको कहां पे निकालने के लिए बोला है, तो हमको बोला गया है t इक्वल टू 1 सेकेंड निकाल के बताने के लिए v के लिए फॉर्मूला पुट कीजिए, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2, यहां से वैल्यू देखिएगा 11 के बराबर है, और एक्सेलरेशन के लिए 6 इंटू 1 प्लस 6
यहां से वैल्यू देखो 12 के बराबर है। ये सिंपल बेसिक बात समझने के लिए था कि एस और भी का जो एस से कैसे भी और भी से कैसे ए निकल सकता है, डिफरेंशिएशन का सीक्वेंस। चलिए अब जो क्वेश्चन लिखाया जा रहा है उस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो इसका आप आंसर करना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम t as x equal to 40 plus 12t minus t cube, then calculate the retardation of body when its velocity becomes 0। जब इसका वेलोसिटी 0 हो जा रहा है उस समय का एक्सेलरेशन निकाल के बताइए, रिटार्डेशन निकाल के बताइए। इस तरीके का क्वेश्चन खूब आया है प्रीवियस एग्जाम वगैरह में, देखेंगे तो यहां पे देखिए बॉडी का पोजीशन नाम में क्या रखा है, आज बोल दिया गया है कि बॉडी का पोजीशन ऐसे डिपेंड करता है टाइम पे, जिसको कल तक आप एस बोलते थे आज इसको एक्स बोला जा रहा है। अब हम लोगों को पता है कि बॉडी का जो वेलोसिटी होता है वो dx बाई dt हो सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है। पोजीशन का नाम जिस दिन s रखा जाएगा ds बाई dt बोलेंगे, आज x रखा गया है तो ये dx बाई dt हो गया। तो v इक्वल टू dx बाई dt है, तो यहां से 40 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 12 इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस यहां पे टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t²। तो यहां से देखिए 12 माइनस 3t², ये बॉडी का वेलोसिटी है कि कुछ भी टी पुट करेंगे बॉडी का वेलोसिटी उस समय का निकल जाएगा। अब एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर dv बाई dt करेंगे तो बॉडी का एक्सेलरेशन मिलेगा। तो v का वैल्यू पता है, dv बाई dt कीजिएगा तो 12 का तो 0 होता है भाई, कांस्टेंट है वो, माइनस 3 इंटू t² का कितना के बराबर होना चाहिए, तो t² का 2t होना चाहिए। तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन आया -60 के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि हमको एक्सेलरेशन बताओ। रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो तो उसको रिटार्डेशन बोला जाता है, पहले भी बोला गया है। तो यहां पे हमको बोला गया है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू बताओ कब, जिस दिन वेलोसिटी 0 हो गया। तो मेरे पास तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन है ही, मुझे बताना है वैल्यू उस समय जिस दिन वेलोसिटी 0 हुआ। तो पहले पता तो करो वेलोसिटी किस दिन 0 हुआ। तो वेलोसिटी कब 0 होगा, 12 माइनस 3t², जिस दिन ये 0 होगा उस दिन वेलोसिटी 0 होगा। 3t² देखिए उधर गया तो ये पॉजिटिव हो गया और ये इक्वल टू 12 बन गया। यहां से देखिए तो t² इक्वल टू कितना, 4 के बराबर बचा, 3 को 12 काटा यहां पे, तो t का वैल्यू देखिए किसके बराबर आया, तो t का वैल्यू आया 2 के बराबर। तो पता चला कि t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी 0 था। यही तो पूछा है, उस दिन का एक्सेलरेशन बताओ जिस दिन हमारा क्या है, जिस दिन हमारा वेलोसिटी जो है वो जाके क्या हो रहा है, जिस दिन हमारा वेलोसिटी जाके 0 होता है। तो ये बात पता चला। तो वेलोसिटी अगर t इक्वल टू 2 पे 0 होता है तो उसी दिन का तो एक्सेलरेशन बताना है या रिटार्डेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन -6 इंटू 2, देखिए -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बात खूब पूछा जाता है, इक्वेशन दे देगा, बोलेगा उस दिन का वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन 0 है, इक्वेशन दे देगा, बोलेगा उस दिन का क्या बताओ, उस दिन का एक्सेलरेशन बताओ जिस दिन ये 0 है। तो ये बात को आप बता सकते हैं कि किस दिन कौन 0 होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको हटाया जाए। क्या बोला जा रहा अगला क्वेश्चन में, इफ द पोजीशन
of the body depends on time time t as x equal to at square minus bt cube, then the time at which the acceleration of the body becomes जीरो। या इसी क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया जा सकता था कि देन द टाइम एट विच, यहां से यहां एक क्वेश्चन हो सकता है कि विच द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो, या इसी को ऐसे फ्रेम किया जा सकता है कि फोर्स ऑन द बॉडी बिकम्स जीरो। देखिए एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब या फोर्स के जीरो होने का मतलब एक ही बात होता है, फोर्स ऑन द बॉडी बिकम्स जीरो, कि अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा ही, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स जीरो होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। पहला ऑप्शन में बोला जा रहा है यह घटना होना चाहिए 2a डिवाइडेड बाई 3b इतना समय के बाद, दूसरा बोला जा रहा है a डिवाइडेड बाई 3b इतना समय के बाद, फिर बोला जा रहा है 2a बाई b इतना समय के बाद, सबसे लास्ट में बोला जा रहा है 3a डिवाइडेड बाई 2b इतना समय के बाद। कि कब होगा ये हम लोगों को बताना है। चलिए देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी बॉडी का पोजीशन को x बोला है, हम लोग यही बात बोल रहे हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा है, बॉडी का पोजीशन अगर x के बराबर है तो ये ऐसा होना चाहिए, बॉडी का वेलोसिटी चाहिए तो v इक्वल टू dx बाई dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो यहां पे a इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस b इंटू टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर ऐसे लिख दिया गया। यहां से देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड लिखने का तरीका होता है 2at माइनस 3b इंटू टी स्क्वायर, ये हम लोगों को क्या मिला, ये हम लोगों को बॉडी का वेलोसिटी ऐसे मिल गया। अब हम लोगों को अगला क्या जरूरत है, एक्सेलरेशन का, तो जैसे एकदम पूरा का पूरा रिश्ता ही चलता है, s से मिलता है v, जब s को डिफरेंशिएट करेंगे कि s को डिफरेंशिएट करने से हमको क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा, और सिमिलरली v से मिलेगा कौन, v से मिलेगा a जब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो यहां पे देखिए 2at को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2at में t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2a बच गया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन का 2t को मल्टीप्लाई कर दीजिए कि इस स्टेज में अब फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए, -6bt ये एक्सेलरेशन मिला। हमको क्या पूछा है कि समय बताओ, वो समय बताओ कि बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स जीरो है या बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है। तो जब एक्सेलरेशन a इक्वल टू जीरो है तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है 2a माइनस 6bt इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब 6bt इसका वैल्यू 2a के बराबर होना चाहिए, t इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई 6b, एक बार कट जाएगा a डिवाइडेड बाई 3b। देखिए यहां पे क्या होगा, इस टाइम पे जाके इस बॉडी का एक्सेलरेशन कुछ देर के लिए जीरो हुआ होगा, जो समय क्या है, जो समय है वो ये ऐसा है कि इस समय जाके बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो हुआ होगा। चलिए इसको हटाया जाए, अगला क्वेश्चन लिखा जाए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत आया है बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, कि ये सब डिफरेंशिएशन के यूज के आधार पे है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है अगला क्वेश्चन में, कि इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी depends on the time x equal to 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, कि बॉडी का पोजीशन ऐसे डिपेंड करता है, देन द पोजीशन ऑफ द बॉडी when the velocity
ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम, कि जब वेलोसिटी बॉडी का मैक्सिमम है उस समय का बोला जा रहा है क्या, उस समय का बोला जा रहा है कि बॉडी का पोजीशन बताइए क्या होगा। इसमें थोड़ा सा बात को घुमा दिया है। देखो, जब कभी भी अगर बोले दुनिया में मान लो y नाम का कोई चीज होता है, आप पढ़े होगे मैक्सिमा मिनिमा नहीं पढ़े होगे, तो इतना जानकारी होना चाहिए कि y उसी दिन मैक्सिमम होता है, y उसी दिन मैक्सिमम होता है जिस दिन dy बाई dx का वैल्यू 0 के बराबर होता है। ये कैलकुलस का दुनिया है, ये कैलकुलस का दुनिया है जहां पे y और x होते हैं कि किसी को भी अगर मैक्सिमम होना है तो उसके डेरिवेटिव को 0 होना होता है। ये जो हम लोग का मैक्सिमा मिनिमा है उसका कॉन्सेप्ट है। देखिए, यहां पे मुझे पोजीशन का इक्वेशन पता है कि भाई पोजीशन का इक्वेशन पता है कि ये ऐसा है, बस t का वैल्यू चाहिए। यहां पे क्या बोला है, जिस दिन वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, जिस दिन वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो भाई किस दिन वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, टाइम बताओ, उस दिन का पोजीशन बताना है। तो वेलोसिटी को मैक्सिमम होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए जी, dv बाई dt को किसके बराबर, 0 के बराबर होना चाहिए। कि जिस दिन वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, कोई भी चीज मैक्सिमम तभी होता है जब उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। तो क्या बोला है, उस दिन का वेलोसिटी बताओ, जिस दिन वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो पहले ये तो बताओ किस दिन वेलोसिटी मैक्सिमम है, फिर ना बताएंगे उस दिन का पोजीशन क्या है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम होने का क्राइटेरिया dv बाई dt इक्वल टू 0 ये है। अगर मान लीजिए यहां पे इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग जानते हैं v इक्वल टू ds बाई डी टी, dx बाई डी टी, जो भी नाम दिया गया है तो dx बाई डी टी करेंगे तो यहां पे देखिए ये 18t माइनस 3t स्क्वायर ये ऐसा बचेगा। फिर एक बार करेंगे तो फिर एक बार करने से देखो dv बाई डी टी इसका वैल्यू किसके बराबर, फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो 18 माइनस 60 इसके बराबर होगा। अब एक बार 18 माइनस 60 मिल गया तो यही बात तो हमारा कंडीशन था कि वेलोसिटी किस दिन मैक्सिमम होगा बताइए, जिस दिन वेलोसिटी मैक्सिमम होगा dv बाई dt 0 के बराबर होगा। और जिस दिन dv बाई dt 0 के बराबर होगा उस दिन 18 माइनस 60 को किसके बराबर होना पड़ेगा, उस दिन 18 माइनस 60 को 0 के बराबर होना पड़ेगा। यहां से देखिएगा तो 60 इक्वल टू 18, t का वैल्यू पता चला कितना के बराबर, 3 सेकंड के बराबर है। तो ये बात का जानकारी मिला कि 3 सेकंड पे जो है बॉडी का वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, 3 सेकंड पे बॉडी का वेलोसिटी मैक्सिमम है। जैसे ही पता चला कि 3 सेकंड पे बॉडी का वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, वैसे ही हमको क्या बोला गया कि उस दिन का पोजीशन बताओ। तो 3 सेकंड वाला पोजीशन बता दीजिए। तो पोजीशन का तो इक्वेशन पता ही है कि 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब, तो 90 का स्क्वायर मतलब हुआ 9 इंटू किसका स्क्वायर, 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, 9 इंटू 9 हुआ 81, माइनस कीजिएगा 27, 54 के बराबर बचेगा। x का वैल्यू देखिए कितना हुआ, तो 54 मीटर। यही हमको बताना था कि एट 54 मीटर द वैल्यू ऑफ क्या, द वैल्यू ऑफ जो बॉडी का क्या होना चाहिए पोजीशन व्हेन इट अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी 54 मीटर। तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था, मेन बात कि डायरेक्टली ना बोल के क्या बोला है कि जिस दिन वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, किस दिन होगा, जिस दिन dv बाई dt 0 के बराबर होगा उस दिन का वैल्यू ऐसा होगा। तो ये सब पूछा जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा लिखिए, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इफ द पोजीशन ऑफ द
कार P and Q varies with time as shown in the figure, then the ratio of the velocity of car P and Q। ये पूछ रहा है आपसे कि रेशियो बताइए क्या होना चाहिए वेलोसिटी का कार P और Q के लिए। क्या बोला जा रहा है कि कार P जो है दोनों का पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये ST ग्राफ है। ये वाला जो है वो अपना कार P है और इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री है। अगला एक और कार है जिसके लिए बोला जा रहा है कि ये जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री इस तरीके का है। दोनों के लिए बोला जा रहा है कि रेशियो बताने के लिए उनके वेलोसिटीज का कि P और Q के वेलोसिटी का क्या रेशियो होगा। तो पहला बोला रहा है 3 के बराबर होगा, दूसरा बोल रहा है नहीं √3 के बराबर होगा, तीसरा बोल रहा है नहीं 1/3 के बराबर होगा, सबसे लास्ट बोल रहा है नहीं 1/√3 के बराबर होगा। तो बताइए इसका क्या होना चाहिए आंसर। तो ये सब इस टाइप का क्वेश्चन आपका यही एक्सपेक्ट कीजिए आने का कि ऐसा क्वेश्चन ही सेकंड क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन बोले थे एवरेज वेलोसिटी से आ सकता है, सेकंड क्वेश्चन आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से, तीसरा क्वेश्चन यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है या तो डिफरेंशिएशन पार्ट से नहीं तो अभी जो दूसरा शुरू करेंगे इंटीग्रेशन पार्ट से। यहां पे देखिए हम लोग क्या बोले थे, वेलोसिटी का दूसरा डेफिनेशन था, पहला तो था रेट ऑफ चेंज से ds/dt dx/dt जो भी बोले, और दूसरा क्या था स्लोप ऑफ ST ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ का कि जिसका जो डिफरेंशिएशन है वही का स्लोप क्या बनेगा, वही का स्लोप आपका इस तरीके का बनेगा। तो स्लोप ऑफ ST ग्राफ, तो स्लोप ऑफ ST ग्राफ अगर यहां पे देखिएगा तो स्लोप ऑफ ST ग्राफ का मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ अभी पढ़ाया गया है कि स्लोप का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन के लिए tan थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ P क्या होना चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ P होना चाहिए कि P कितना एंगल बना रहा है वो होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ P के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ P के लिए देखिए P कितना एंगल बना रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ Q के लिए क्या होगा, Q कितना एंगल बना रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ P इक्वल टू किसके बराबर tan थीटा P इसके बराबर, वेलोसिटी ऑफ Q किसके बराबर, तो tan थीटा किसके लिए Q के लिए उसके बराबर। ये किसके बराबर है, तो पहला वाला है tan 30 डिग्री की P कम एंगल बना रहा है, दूसरा वाला है tan 60 डिग्री। यहां पे दोनों का वैल्यू पुट कीजिएगा तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और tan 60 डिग्री होता है सीधे √3। वो जो ऊपर वाला √3 है जो भी फ्रैक्शन के रूल होते हैं उसके हिसाब से नीचे आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, तो फाइनल आंसर होना चाहिए हम लोगों का 1/3 कि दोनों का रेशियो ये होगा। तो ये हमारे जो रेट ऑफ चेंज है उसके आधार पे, कैलकुलस के आधार पे हम लोगों ने क्या सीखा, कैलकुलस के आधार पे हम लोगों ने सीखा जो अपना क्या, कैलकुलस के आधार पे हम लोगों ने सीखा कि अगर कहीं पे s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, पोजीशन किस रेट से बदलता है वो वेलोसिटी होता है, और रेट ऑफ चेंज ही सिंस स्लोप है तो स्लोप किसका, ST ग्राफ का। फिर वेलोसिटी से किसका जन्म होता है कि वेलोसिटी जिस रेट से बदलता है वो एक्सेलरेशन होता है, और ये किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन जो होगा आपका स्लोप ऑफ VT ग्राफ इसके बराबर ऐसा रहेगा। तो ये हम लोगों का कौन सा डिफरेंशियल पार्ट से इंट्रोडक्शन दिया हम लोगों ने टर्म को। अब दूसरा वाला पार्ट भी देख लेते हैं। तो दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो हम लोगों का हमेशा कौन सा, तो दूसरा वाला पार्ट होता है इंटीग्रेशन। देखो जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब बोला गया कि डिफरेंशिएशन का मतलब बोला गया दो चीज है। डिफरेंशिएशन से पता चलता है रेट ऑफ चेंज कि कोई चीज
किस रेट से बदल रहा है, या तो ये पता चलता है, या डिफरेंशिएशन का दूसरा मतलब होता है स्लोप ऑफ ग्राफ, कि ये स्लोप ऑफ ग्राफ ये होता है। वैसे ही हम लोगों का एक और टूल ऑफ कैलकुलस है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है दुनिया में कहीं भी समेशन। कि इंटीग्रेशन का मतलब, इंटीग्रेशन का ऐसे मतलब भी होता है जोड़ना, कि इंटीग्रेट कर रहा है, दो राज्य को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो बोला जाएगा इंटीग्रेशन हो रहा है, रिवर का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये एक होता है इंटीग्रेशन का मतलब समेशन, और दूसरा क्या होता है? दूसरा मतलब होता है इंटीग्रेशन का एरिया अंडर ग्राफ। ये एक कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा, रिपीटेडली आएगा कि इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर ग्राफ होता है। ये फिजिक्स के एक चैप्टर में नहीं, बहुत चैप्टर में ये बात रिपीट होगा कि इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर ग्राफ होता है। देखिए, जैसे हम लोगों का पुराना दुनिया पहले कैलकुलस में रहते हैं, मैथमेटिक्स का कैलकुलस, फिर उसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं फिजिक्स में कि फिजिक्स का कैलकुलस कैसा होना चाहिए। तो मान लो y नाम का क्वांटिटी ऐसे अगर x पे डिपेंड कर रहा है, तो y नाम का क्वांटिटी अगर ऐसे डिपेंड कर रहा है x पे, तो इसी को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। कि y dx ये जो टर्म है, तो ये आप पहले भी इतना फंडामेंटल +2 वगैरह में पढ़े ही होंगे। तो y dx को ही इंटीग्रेशन बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे x इंटू डी एक्स का मतलब क्या हुआ? आज y का वैल्यू x के बराबर है, तो x इंटू डी एक्स, इसका अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन करेंगे कि x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये आप लोग जानते होंगे x²/2 के बराबर होता है। सिमिलरली मान लीजिए कहीं पे y का मतलब है x², तो x² को कीजिए भाई इंटीग्रेशन, तो x² को इंटीग्रेशन करने से x³/3 होता है। अगर कहीं पे x⁴n है, इसको इंटीग्रेट करेंगे कि x⁴n का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है? तो ऊपर में एक जोड़ दीजिए, नीचे में उसी से डिवाइड कर दीजिए, ऐसा होता है। हमारे एक्सप्रेशन में ज्यादातर आप किसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे? तो t⁴n को इंटीग्रेट कर रहे होंगे। किसके रिस्पेक्ट में? तो अपने यहां तो t dt चलता है, dt के डिफरेंशिएट इसके रिस्पेक्ट में, तो यहां पे देखिए t⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये आपका कुछ इस तरीके का होने वाला है। तो यहां पे t⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये इंटीग्रेशन ऐसे होगा। अब देखो, ये एक बात याद रख लीजिए कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। मतलब अगर डिफरेंशिएट करने से जो मिला है उसी को इंटीग्रेट कर दोगे तो वापस मिल जाएगा। कैसे समझते हैं? देखिए, हम लोगों ने वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया था? तो वेलोसिटी को डिफाइन किया था ds/dt, ऐसे डिफाइन किया था। तो इसी टर्म में डिफरेंशिएशन ऐसा था, ds का मतलब हुआ किसके बराबर? v dt के बराबर। कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बॉडी का पोजीशन मिलेगा। तो इसीलिए कभी एक जमाने में लिखाया गया था कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ होता है। ये ऐसे ही नहीं आया है, रूल ऑफ कैलकुलस की वजह से ये आया है। ऑलराउंड डिफाइन पहले ही कर दिया गया है, बट डिस्प्लेसमेंट का हर जगह क्या मतलब है? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ जो है वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। चलिए अभी एक जगह इकट्ठा करेंगे, पहले देख लेते हैं। फिर वही डेफिनेशन है, कुछ नहीं बदला है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का उल्टा है। a इक्वल टू dv/dt, तो एक जगह इकट्ठा कर लो dv को, dv इक्वल टू देखिए a dt, यहां पे इंटीग्रेट कीजिए, यहां पे इंटीग्रेट करके आपको क्या मिलेगा? तो dv का वैल्यू देखो, dv में एक बात का ध्यान रखना है कि dv का इंटीग्रेशन में
लोअर लिमिट मत भूलना। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लोग इसको भूल जाते हैं कि यहाँ पे u है। सबसे बड़ा मिस्टेक, सब कुछ आते हुए गलती होता है, कभी कभी इनिशियल वेलोसिटी गिवन होता है, तो उस u को मत भूलना इस इंटीग्रेशन में। तो यहां से देखिए ये बात एकदम तय है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी यहां पे इंटीग्रेट करोगे तो v माइनस यू इक्वल टू किसके बराबर होगा, इक्वल टू एरिया अंडर एटी ग्राफ के बराबर होगा। तो यहां पे यही बात बोला गया कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप और इंटीग्रेशन का मतलब होता है यहां पे एरिया। देखो अब एकदम पूरा स्कीमेटिक देखिए, अगर आपको पोजीशन पता है तो आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वेलोसिटी पता है, एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये पहला प्रक्रिया है। अब देखो, अब की बार बस उसी को रिवर्स करो ना। एक्सेलरेशन पता है, वेलोसिटी चाहिए, dv इक्वल टू ए डी टी। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दो, वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी पता है, पोजीशन चाहिए, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो, पोजीशन मिल जाएगा। देखिए यही जो कोर बात है, इसी को हम लोगों को समझना था कि इतना डिस्कशन इन्हीं चीजों को समझने के लिए किए हैं कि पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन। तो ठीक उल्टा एक्सेलरेशन क्या होगा, जब एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन होगा तो वो वेलोसिटी बनेगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होगा वो आपका क्या बनेगा, वो आपका पोजीशन बनेगा। वही तो इक्वेशन है, कैसे यूज करना है वो आपको सिचुएशन देख के समझना है कि v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। अगर s दिया है v निकालना है तो ऐसे होगा, इसी को घुमा दो, v दिया है और s निकालना है तो डी एस इक्वल टू वी डी टी, इंटीग्रेशन कर दीजिए तो इक्वेशन तो वही है, उसी का ये आ गया। सिमिलरली v दिया है a चाहिए तो a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। कहीं पे अगर हमको क्या चाहिए, अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, ए डी टी कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। चलिए इसी आधार पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, तो आपका इंटीग्रेशन पार्ट भी ओवर हो जाएगा। इसको हटा के क्वेश्चन लिखना शुरू किया जाए। चलिए क्या बोला जा रहा है कि if the velocity of the body depends on time t as v equal to 2t plus 3t square, then the displacement covered by the body in first 4 seconds of its मोशन, कि पहला 4 सेकंड में कितना, सबसे पहले बोला जा रहा 56 मीटर, दूसरा बोला जा रहा 64 मीटर, तीसरा बोला जा रहा 72 मीटर, सबसे लास्ट बोला जा रहा 80 मीटर। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे देखो यही बात है, क्या चाहिए क्या गिवन है, पूरा इसी चैप्टर में नहीं, फिजिक्स का जहां कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबको यही प्रॉब्लम होता है कि हमको आता सब कुछ है, हमसे क्वेश्चन बनता नहीं है। तो जिससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है सब कुछ आने के बावजूद, उसको एक चीज को वो लिंक नहीं कर पा रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन दो ही चीज से तो बनता है, एक होता है गिवन और दूसरा होता है रिक्वायर्ड, कि भाई क्या है गिवन और क्या चाहिए, और फिर होता है बीच का दुनिया की रिलेशन क्या है उन दोनों के बीच में। देखिए वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिश्ता है कि v इक्वल टू डी एस बाई डी टी ऐसा होता है, ठीक है। तो यहां से देखिए v इक्वल टू अगर डी एस बाई डी टी होता है तो ds इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए,
वी डी टी के बराबर लिमिट बाय इंटीग्रेशन जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं तो अभी सीख लेंगे। अब डीएस को देखो, कहीं पे भी अगर ऐसे टर्म हो dt का इंटीग्रेशन t के बराबर होता है, कहीं पे भी dx का इंटीग्रेशन x के बराबर होता है, dv का इंटीग्रेशन v के बराबर होता है, ds का इंटीग्रेशन तो ds का इंटीग्रेशन s के बराबर होगा। तो यहां पे देखिए s इक्वल टू v dt में v का वैल्यू पुट कीजिए, तो v का वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 इंटू टी प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर ऐसा है। अब बात आया लिमिट का। लिमिट का मतलब ये होता है कि आपको कितना देर के लिए वो चीज को कैलकुलेट करना है, कि मान लीजिए कब तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो 4 सेकंड तक का चाहिए, शुरू से लेके 4 सेकंड तक का। देखिए लिमिट क्या होगा, 0 से 4। लिमिट पुट करना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहां से इसको दो टुकड़ा में बांट दीजिए, 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, 0 से 4 टी डी टी इसका इंटीग्रेशन, 3 इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, टी स्क्वायर डी टी इसका इंटीग्रेशन। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, तो यहां पे ये दोनों इस तरीके का हो गया। अब यहां पे अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 इंटू टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक है, तो 0 से 4 तक। फिर यहां से क्या होगा, 3 इंटू टी क्यूब बाई 3। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 4 तक। देखिए लिमिट का मतलब यह होता है कि पहले तो 2 और 2 कट गया, तो लिमिट का मतलब क्या होता है, पहले ऊपर वाला वैल्यू डाला जाता है, फिर नीचे वाला वैल्यू को पुट किया जाता है। तो ऊपर वाला वैल्यू देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 0, नीचे वाला वैल्यू देखिएगा तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, तो इसका वैल्यू देखिएगा तो 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। पहले ऊपर का लिमिट माइनस नीचे का लिमिट होता है, तो नीचे तो 0 है, अभी हो सकता है बाद में 1 2 3 ऐसा भी हो। तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, 4 का क्यूब मतलब 64। देखिए आंसर कितना हुआ, 80 मीटर के बराबर। तो पहले पोजीशन का इक्वेशन गिवन होता था, डिफरेंशिएट करके अगर वेलोसिटी निकाल सकते थे, तो वेलोसिटी का अगर इक्वेशन गिवन है, इंटीग्रेट करके क्या कर सकते हैं, पोजीशन भी बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अ बॉडी स्टार्ट विथ अ velocity of 2 meter per second having acceleration of a equal to 4t, then the velocity of this body at t equal to 5 सेकेंड। देखिए यहां पे जमाना बदल गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि पहले जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े, वहां पे एक एजम्पशन क्या था कि जब कभी भी आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े, u प्लस ए टी या जो भी और 3 इक्वेशन है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन सब में क्या एजम्पशन था, इन सब इक्वेशन में जो बेसिक एजम्पशन था a इक्वल टू कांस्टेंट, कि समय के साथ एक्सेलरेशन नहीं बदला था। अगर एक्सेलरेशन 2 था तो जिंदगी भर 2 था, अगर एक्सेलरेशन किसी प्रॉब्लम में 4 था तो जिंदगी भर 4 था। तो ये जो है आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यहां पे देखो u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, u में नो डाउट जो शुरुआत में है वही तो u होता है। फिर उसके बाद देखिए कि यहां पे एक्सेलरेशन इक्वल टू 4t है, तो अगर आप v इक्वल टू u प्लस एटी लगाओगे तो क्या पुट करोगे, ये एक्सेलरेशन तो अलग अलग समय अलग अलग है, ये इक्वेशन लगाया ही नहीं जा सकता है। अगर आपका प्रॉब्लम क्या है, अगर आपका प्रॉब्लम वेरिएबल एक्सेलरेशन का है जिनकी संख्या बहुत कम होगी, लेकिन अगर प्रॉब्लम वेरिएबल एक्सेलरेशन का है
तो एक ही चीज आपको हेल्प कर सकता है, वो है अपना कैलकुलस। कि कैलकुलस ही एकमात्र टूल है जो वेरिएबल एक्सेलरेशन में मदद कर सकता है, नहीं तो और कोई तरीका नहीं है। अब कैलकुलस से कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है dv बाई dt, ये बात पता है। यहां पे देखिए तो dv इक्वल टू a dt, ये इंटीग्रेशन मैंने लिख दिया। अब देखो एक बात का बस ध्यान रखना है कि एक इसका इंटीग्रेशन तो 0 से t तक होगा, ठीक है, लेकिन dv का इंटीग्रेशन 0 से भी नहीं होता है। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है? u के बराबर ना, तो यहां पे u लिखना पड़ेगा। t इक्वल टू टी पे v के बराबर हो गया। यही बात बोल रहे थे कि ये कॉर्नर नहीं भूलना है। इनिशियल वेलोसिटी सब कुछ सही करने के बावजूद लोग यहां पे 0 ले लेते हैं, v इक्वल टू सीधे लिख देते हैं, गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। अब यहां से देखिए dv का इंटीग्रेशन किसके बराबर हो गया? तो v के बराबर, लिमिट कहां से कहां तक? तो u से v तक। यहां पे adt में a का वैल्यू पुट कीजिए तो 4t इंटू dt, पूछा कब का वेलोसिटी है, तो 5 सेकंड पे जाके उस समय का वेलोसिटी बताना है, जो भी है, ज्यादा कम जो भी आ रहा हो। अब यहां से देखिए इधर लिमिट पुट करेंगे तो v माइनस यू, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u। यहां का इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, यहां पे लिमिट कहां से कहां तक? तो 0 से 5 सेकंड के बाद पूछा है। यहां पे देखिए v माइनस, यही u छूटना नहीं चाहिए कि v माइनस शुरुआत का स्पीड 2 मीटर पर सेकंड के बराबर था। अब यहां से पुट करते हैं तो 4 इंटू किसके बराबर? 4 इंटू यहां पे टी स्क्वायर का वैल्यू 5 स्क्वायर बाई 2, ये पुट कर दीजिए, ये 2 से यहां 2 कटेगा, v माइनस 2 इक्वल टू 50। तो पहला ऑप्शन ही 50 दिखेगा, अगर उसको आप एकोमोडेट मत करेंगे। तो यहां पे देखिए तो जो बात बोला गया वो बात एकदम वैलिड है। ऊपर से नीचे आना है, डिफरेंशिएशन लेके आएगा कि पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मिलेगा। नीचे से ऊपर जाना है तो नीचे से ऊपर कौन लेके आएगा? तो नीचे से ऊपर इंटीग्रेशन लेके आएगा। इसीलिए बोला गया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है एक दूसरे का जस्ट उल्टा प्रोसेस है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इंटीग्रेशन से। क्या बोला जा रहा है कि इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द body depends on the time t as a equal to a naught into 1 minus t by t, a naught and t are constants, then what is the velocity of the body when its acceleration becomes 0? चलिए वेलोसिटी बताना है जब बॉडी का एक्सेलरेशन 0 के बराबर हो जाएगा, उस दिन वेलोसिटी क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। देखिए ऑफ द बॉडी, चलिए यहां पे ऐसे ना दिया हो तो मान के ही चलेंगे, बट यहां पे हम लोग लिख भी देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कि रेस्ट से स्टार्ट किया। क्वेश्चन में या तो गिवन होगा और ना गिवन हो तो मानना ही पड़ेगा कि रेस्ट से स्टार्ट किया होगा तब एक्सेलरेशन ऐसा है। अब यहां पे देखिए क्या बोला गया है कि एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन देके अगर वेलोसिटी पूछेगा निकाल के बता देंगे। तब का वेलोसिटी पूछा है तो डायरेक्टली नहीं बोला है कि t इक्वल टू इतना पे बताओ, इतना पे बताओ, बोला है कि वेलोसिटी बताओ कब का, जब
एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो भाई वेलोसिटी बताओ तब का जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, तो पहले पता करके तो आओ एक्सेलरेशन जीरो कब होता है। तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब हुआ ए नॉट इंटू 1 माइनस टी बाई टी, इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। ये ए नॉट इससे टकराया, खुद खत्म हो गया। तो यहां से देखिए अगला स्टेप में 1 माइनस टी बाई टी किसके बराबर, जीरो के बराबर, टी बाई टी 1 के बराबर। तो इसका मतलब इतना घुमा फिरा के कुछ नहीं है, बस आपको बोला है कि वेलोसिटी बताओ किस दिन का, जिस दिन स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी है। यही बात इनडायरेक्टली बोल दिया है कि पहले बोला था कैसे, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे बताओ। इस बार सीधे सीधे नहीं बोल रहा है, इस बार बोल रहा है कि वेलोसिटी बताओ उस समय जब बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो समय निकालो कब जीरो हुआ, तो t इक्वल टू 2t पे जो है वो एक्सेलरेशन जीरो हुआ है। अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो इससे आगे में देखिए अब हम लोगों को कुछ नहीं बचा है, v इक्वल टू, यहां से हम लोग को क्या निकालना है, यहां से हम लोग को वेलोसिटी निकालना है। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया है a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी वी इक्वल टू किसके बराबर, ए डी टी इसके बराबर। वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कहां तक गया है, भी तक। और यही चीज समस्या हो रही थी कि जीरो से किस समय, तो जीरो से हम लोगों को t इक्वल टू टी तक का वेलोसिटी बताना है कि इतना से इतना वेलोसिटी गया। अब यहां से देखिए इंटीग्रेशन में इधर तो ज्यादा समस्या है ही नहीं, v के बराबर हो गया। यहां का इंटीग्रेशन में देखो ए नॉट तो सीधे बाहर आ गया, 1 माइनस क्या बच गया, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी इंटू क्या, डी टी, इंटीग्रेशन कहां, जीरो से टी इसके बराबर। ए नॉट इंटू देखिए पहला टर्म 1 इंटू डी टी, तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी, टी का लिमिट कहां से कहां तक, तो जीरो से टी तक, माइनस ये जो 1 बाई टी है, कैपिटल टी तो कांस्टेंट है ना जी, वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। बचा क्या है, टी, तो टी का क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, तो जीरो से टी तक। अब यहां पे फिर से लिमिट पुट कीजिए, तो फिर से लिमिट अगर पुट करते हैं तो यहां से देखिए v इक्वल टू पहला टर्म कौन सा हुआ, तो v इक्वल टू ए नॉट टी माइनस जीरो, इतना करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, माइनस 1 बाई टी बचा हुआ है, तो 1 बाई टी लिखे, जीरो वाला क्या ही पुट करोगे, यहां से क्या बच जाएगा, टी स्क्वायर बाई टी। और ये ए नॉट सबके लिए था ना जी, बाहर वाला ए नॉट, तो इस टर्म को भी मिलना चाहिए ना, तो ये ए नॉट यहाँ पे इसको भी मिला। यहाँ पे देखिए एक टी से एक टी कट गया, कैलकुलेशन जो भी है बहुत इजीली कर सकते हैं, माइनस ए नॉट टी बाई 2, आधा में से आधा चला गया, एक में से तो कितना बच गया, ए नॉट टी बाई 2 इसके बराबर। तो जो भी है कांस्टेंट के टर्म्स में था। इसमें मेन समझने का बात यह था कि वेलोसिटी उस दिन का बताना था जब एक्सेलरेशन जीरो हो रहा था। तो किस दिन जीरो हो रहा था वो निकाल दिया गया और यहां से ये ऐसे मिल गया। तो ये आपका जो ये 10% पार्ट है, देखिए आगे ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। आगे जो आपके चैप्टर्स में क्वेश्चंस बनेंगे नीट लेवल पे, वो आपका दो ही टाइप होगा, या तो मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, नहीं तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म का मतलब आपको बोला ही गया था, वेलोसिटी कांस्टेंट, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया क्या, ये जो आपका 10% पार्ट है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैलकुलस वाला, वो इसी चैप्टर के इसी पोर्शन में खत्म होता है। बाकी पार्ट आपका आगे भी रहेगा। चलिए जो लास्ट पार्ट है, हम लोगों को मोशन 1D में दो चीज पढ़ना है, एक तो है ग्राफ्स और दूसरा है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो देखिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कि आजकल के दुनिया में जानते ही हैं, जो बोला जाता है कि पिक्चर्स ज्यादा बोलता है वर्ड्स से। तो पिक्चर्स के जरिए, ग्राफ्स के जरिए भी मोशन को क्या किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। 3 ग्राफ जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा होता है बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा ग्राफ जो इंपॉर्टेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा बॉडी के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तीनों ग्राफ हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहला जो आज के लिए देख के छोड़ देते हैं वो है यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन का क्या क्या कंडीशन बोला गया था, कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए
वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। फिर एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, कि ये दो चीज तो पता है। तो पहला ग्राफ जो मैं इसका बना रहा हूं वो वेलोसिटी ही बना देता हूं। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होना चाहिए, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होना चाहिए वो देखिए कि जो बात बोला गया पहले भी कि जो चीज कांस्टेंट है, देखो वेलोसिटी इसका टाइम के साथ बदला ही नहीं। अगर मान लीजिए 5 है तो जीवन भर 5 है, यही तो कंडीशन था कि तुम किसी भी समय पे देखो, आप अगर 1 सेकंड पे देखो तो भी 5 है, 2 पे देखो, 3 पे देखो, 4 पे देखो, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा हो गया। दूसरा देखोगे तो एक्सेलरेशन, उसको दिखाया ही क्या जाए, जो चीज जिंदगी भर जीरो है। अगर मान लीजिए कोई पूछे कि भाई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो जो चीज को जिंदगी भर जीरो रहना है तो वो एक्सिस से उठा ही नहीं। देखिए इसको दिखाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। अगर ये बात जानते हैं तो ये वाला एटी ग्राफ हो गया। जो ग्राफ इंपॉर्टेंट है वो तीसरा वाला ग्राफ है। ऑलरेडी एक जगह हमने उसको यूज किया था, जो क्वेश्चन बनाया था स्लोप वाला। उसमें क्या है, जो सबसे लास्ट ग्राफ है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो देखो चाहे आप ऐसे समझो कि S इक्वल टू, यहां से अगर मान लो एरिया अंडर द ग्राफ होता है, तो अगर S निकालने जाओगे तो S इक्वल टू किसके बराबर आएगा, यहां से देखो ये वाला साइड है V के बराबर और ये वाला साइड है T के बराबर। या तो ऐसे समझिए, या दूसरा तरीका हो सकता है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई यहां पे तो एक्सेलरेशन ही क्या है, यहां पे देखिएगा तो एक्सेलरेशन ही जीरो के बराबर है। कहां चला गया, क्लियर हो गया लग रहा है, आई थिंक ठीक है। हम लोग का कौन सा बचा हुआ था, पोजीशन टाइम चल रहा था, ज्यादा जगह मिल गया, क्लियर हो गया। तो यहां पे देखिए हम लोगों ने सबसे पहले VT ग्राफ बना के रखा हुआ था। अगर मान लो VT ग्राफ बना के आपने रखा हुआ है तो एरिया अंडर द ग्राफ VT ऐसा है, तो T टाइम के लिए अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये वाला साइड V के बराबर, S इक्वल टू किसके बराबर होता है, एरिया। तो एरिया इक्वल टू क्या होना चाहिए, V इंटू टी। या तो ऐसे समझिए, नहीं तो दूसरा क्या समझिए कि S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो भाई एक्सेलरेशन क्या है, जीरो के बराबर, तो यहां से भी समझो तो U इंटू टी ही आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि बॉडी का जो पोजीशन है वो टाइम के एक पावर पे डिपेंड कर रहा है। और इतना दिन से हम लोग यही बात तो डिस्कशन कर रहे हैं कि कोई चीज अगर किसी चीज के पावर एक पे डिपेंड करने लगे तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। यहां पे देखिए यही बॉडी का ST ग्राफ होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ग्राफ देख के ही पूछेगा कि बताइए ये किसका ग्राफ है, तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे हमने अभी अभी बनाया था थोड़ी देर पहले कि P और Q ये दोनों का ग्राफ ऐसा ऐसा बना था, मतलब P और Q क्या कर रहे थे, दोनों के दोनों यूनिफॉर्म मोशन में थे। कि यूनिफॉर्म मोशन में ही आपका जो ग्राफ वगैरह है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन हो सकता है कि हम लोग खुद जानते हैं। तो कभी भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट V इंटू टी होता है। देखो बहुत लोग इतना याद कर लेते हैं S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कि वो यूनिफॉर्म मोशन में भी इसी को लगाना चाहते हैं। यूनिफॉर्म में ये क्यों लगा रहे हो, एक्सेलरेशन तो जीरो है। तो लास्ट में तो एक बार टेबल बनाएंगे ही सबका कि यूनिफॉर्म मोशन में S इक्वल टू V इंटू टी इसके बराबर होता है। तो कल आपका लास्ट कर दिया जाएगा और दो टाइप का ग्राफ, मोशन अंडर ग्रेविटी और पूरे मोशन का जिस्ट, कल ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर वेक्टर से 2D मोशन शुरू किया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहेंगे।